तो जी हाँ, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं स्वागत करता हूँ आपको एक नए टॉपिक के साथ, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट ड्रग के बारे में। इसको जानने से पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं अपने लेक्चर्स को। देखो, रिसेप्टर्स हमने समझ लिए थे कि कौन सा रिसेप्टर कहाँ होता है, कौन सा फंक्शन करता है वो। वहाँ पे अगर ACH बाइंड करे तो क्या होगा, आई पे बाइंड करे तो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ब्रोंकियाई में बाइंड करे तो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, अस्थमा हो जाएगा, GIT में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देगा। काफ़ी हम लोगों ने ACH के बारे में देख लिया है। अब हमें ये देखना है कि अगर किसी वजह से ACH की मात्रा कम हो जाती है तो हम ACH को कैसे बढ़ाएंगे। गाइस, ACH को कैसे बढ़ाएंगे, इनको समझने से पहले आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप ही बताओ, चलो कैसे बढ़ा सकते हो ACH को। एसिटिल कोलिन को किसी ड्रग के साथ बढ़ाना है तो ऐसे कौन से दो मैकेनिज्म बताओ जिससे एसिटिल कोलिन बढ़ जाएगा। सिंपल सा सोचो, आंसर आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा अगर आपने पढ़ा होगा सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज। सिंथेसिस और रिलीज पे ध्यान देना। स्टोरेज तो हमें पता है क्या होता है, किन फॉर्म में होता है, आप कमेंट में बता देना। बाकी सिंथेसिस आपको पता है किस द्वारा होता है, किस तरह से होता है, किस एंजाइम के द्वारा सिंथेसिस होती है एसिटिल कोलिन की, एसिटिल कोलिन ट्रांसफेरेज के द्वारा। तो एसिटिल कोलिन ट्रांसफेरेज और एसिटिल कोलिन एस्टिरेज, ध्यान समझना। एसिटिल कोलिन एस्टिरेज ये एंटी है, यहाँ पे कोलिन एस्टिरेज बस लगा लो इतना। एसिटिल कोलिन एस्टिरेज और एसिटिल कोलिन ट्रांसफेरेज, अगर ये दो एंजाइम हैं तो मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ। ट्रांसफेरेज का मतलब है कि उसकी सिंथेसिस को बढ़ाएगा, क्योंकि आपको पता है कोलिन में एसिटिल कोलिन एंजाइम एक प्रोडक्ट होता है जिसके कारण से जिससे मिलता है ट्रांसफेरेज और बना देता है आपका एसिटिल कोलिन। तो अगर हम कुछ ऐसा ड्रग दें जो इस पे काम करे, इसकी एबिलिटी को बढ़ाए, तो सिंथेसिस अच्छी हो जाएगी, यानी एसिटिल कोलिन बनने लगेगा सही से। और अब एसिटिल कोलिन बन चुका है तो उसको रिसेप्टर से बाइंड होना है। तो रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए आराम से बाइंड हो सकता है एक्सोसाइटोसिस के कारण, बहुत से स्टिमुलस के कारण, आपको मैंने बताया सारी चीज़ें। तो लेकिन एक दिक्कत ये है कि वहाँ पे बैठा रहता है एसिटिल कोलिन एस्टिरेज, जो क्या करता है, इसको डिग्रेडेट कर देता है दो कंपाउंड में, एसिटिक एसिड और कोलिन में। ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। तो उनमें वो डिग्रेड कर देता है ताकि वो रिसेप्टर से बाइंड ना करे। अगर हम इसी एंजाइम को डिसेबल कर दें, इनके वर्क को स्टॉप कर दें, तो ACH आराम से रिसेप्टर को बाइंड होकर अपनी कोलिनर्जिक एक्शन को प्रोड्यूस करने लगेगा। समझ में आया किस तरह से बढ़ाना है आपको ACH को। फिर से रिपीट करता हूँ, ट्रांसफेरेज की एबिलिटी बढ़ाओ, इसकी एबिलिटी कम कर दो, इसकी बढ़ाओ, इसकी कम। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखना, यही दो मैकेनिज्म एक्शन होल पे आएंगे। ठीक है। ट्रांसफेरेज, एसिटिल कोलिन ट्रांसफेरेज, देखो क्लासिफिकेशन को एक बार रीड कर लेता हूँ। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की दो कैटेगरी में है, एक है डायरेक्ट एक्टिंग और एक है इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग मतलब वो एंजाइम पे वर्क करके कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है, और डायरेक्टली मतलब कि वो डायरेक्ट ACH को ही बढ़ा दे रहा है, उसकी सिंथेसिस को बढ़ा दे रहा है ना। डायरेक्ट एक्टिंग में देखो कोलिन एस्टर्स एंड एल्कोलाइड्स आते हैं सब कैटेगरीज में। कोलिन एस्टर्स में ACH है, मेथाकोलिन है, मैं टिक लगाते रहता हूँ, मेथाकोलिन है, कार्बाकोहॉल है और बेंथेनकोहॉल है। ठीक है। अल्कोलाइड्स में मस्कुराइन है, पिलोकार्पिन है एंड एरेकोलिन है। ठीक है। अब दूसरा जो कैटेगरी आता है वो होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे, क्योंकि वो अब कोलिन स्ट्रेस जो एसिटिल कोलिन स्ट्रेस वाली जो भी आपकी एंजाइम है उस पर काम कर रहा है, तो इसको इनडायरेक्ट एक्टिंग कहा जाएगा। और इनडायरेक्ट में देखो दो तरीके से वर्क करता है, एक होता है रिवर्सिबल और एक होता है इनरिवर्सिबल। ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं। रिवर्सिबल में आता है लिपिड सॉल्युबल, जिसमें आता है साइक्लोस्टिग्मिन, पाइसोस्टिग्मिन भी कहते हो, टैक्रिन, डोनिपेजिन, रेवास्टिग्मिन और गैलेंटाइनाइन। ठीक है। वाटर सॉल्युबल में नियोस्टिग्मिन, पायरोस्टिग्मिन, एंडोफोनियम भी आता है। इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेटेट्स आते हैं, जैसे मेलाथायोन, पैराथायोन, एकोथायोपेटेट, टैबून, सेरीन एंड सैमन। कार्बामेट्स में कार्बापेरिड, प्रोबेक्सर एंड एल्डिकार। ठीक है। तो ये सारे ड्रग्स जो हैं इसमें आते हैं। ठीक है। ठीक है। तो इतनी ड्रग्स आती हैं। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है पहले मैं उसको मार्क कर देता हूँ, फिर इन सब कैटेगरीज के कुछ डिफिनेशन या कुछ भी जो आपको समझ नहीं आ रहा है उसको भी थोड़ा सा बता दूंगा।
डायरेक्ट एक्टिंग में जो है ACS तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ACS बहुत इंपॉर्टेंट है, पिलोकार्पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथाकोलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेथनकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनडायरेक्ट में इरिवर्सिबल में देखिए फाइसोस्टिग्मिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डोनेपेजिल एंड रिवर्सटिग्मिन, ये 3 इंपॉर्टेंट है। आप इसमें 2 भी कर सकते हो कि फाइसोस्टिग्मिन और रिवर्सटिग्मिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर सोल्यूबल में नियोस्टिग्मिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरोस्टिग्मिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेटेट में मैलाथायोन, पैराथायोन, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। टैबून का भी नाम कहीं कहीं पूछा जाता है तो टैबून भी याद कर सकते हो। कार्बामेट्स में कार्बेरिल और एल्डी कार्ब, बस इतनी ही ड्रग जितने मैंने अंडरलाइन किए हैं इसको अंडरलाइन कर लेना, दिस इज सो इंपॉर्टेंट ड्रग्स, ठीक है। हो सकता है कि आपको पूछ सकता है किसी तरह से भी, कैटेगरी वाइज भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है, तो आप एक बार रिपीट करोगे ना यार याद हो जाएगा। क्लासिफिकेशन इतना हार्ड नहीं होता है, अगर आपका मैकेनिज्म क्लियर है ना तो क्लासिफिकेशन इज नॉट सो हार्ड टू लर्न, ठीक है। आपको कैटेगरी वाइज भले याद ना हो लेकिन आपको याद रहेगा कि किस कैटेगरी में आ सकता है क्योंकि आपने एक बार पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग का, तो आपको मतलब समझ आ गया। इनडायरेक्ट का समझते हैं, थोड़ा सा ये कुछ लग रहा है कुछ अलग सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से, चलते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग पे। इनडायरेक्ट एक्टिंग को ही एंटी कोलिनेस्टेरेस कहते हैं। अब क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कोलिनेस्टेरेस एसिटिल कोलिनेस्टेरेस क्या करता था, ACH को डिग्रेड करता था, रिसेप्टर से बाइंड नहीं होने देता था, इसीलिए हम दे रहे हैं एंटी कोलिनेस्टेरेस। समझ गए, उल्टा कर रहे हैं, एंजाइम को ही मार रहे हैं, एंजाइम को ही रोक रहे हैं कि काम ना करे भाई, वो एसिटिल कोलिन को खराब ना करे, ठीक है। तो एक बायोकेमिस्ट्री में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, व्हेन एनी काइंड ऑफ एंजाइम, किसी भी जो भी आपका प्रोडक्ट है, सॉरी जो भी आपका कंपोनेंट है उससे जब भी एक्ट्रैक्ट करता है, जब भी उसके साथ रिएक्शन करता है तो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बनाता है। सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट जो भी कोई सबस्ट्रेट और कोई एंजाइम एक्शन करते हैं एक साथ तो वहाँ पे लॉक एंड की मॉडल से जुड़कर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो एंजाइम यहाँ पे, अब एंजाइम का मतलब हो गया एसिटिल कोलिनेस्टेरेस, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, जगह है नहीं, ठीक है। तो एंजाइम मतलब हो गया एसिटिल कोलिनेस्टेरेस और ACH हो गया हमारा सबस्ट्रेट, दोनों बाइंड करेंगे, ठीक। तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे गाइस। अब इस कॉम्प्लेक्स में एसिटिल कोलिन और एंजाइम को जो ये कॉम्प्लेक्स बना है गाइस, अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, फर्दर किसी कंपोनेंट में जाएगा और जैसे ही कंपोनेंट में जाएगा तो ये एंजाइम क्या करता है, इसको तोड़ देगा कोलिन में और किसमें, एसिटिक एसिड में, है ना। ये तो पता ही आपको कि एंजाइम ACH को इस पार्ट में तोड़ देता है, ऐसे प्रोडक्ट में तोड़ देता है, ठीक है। सबस्ट्रेट भी बन गए, प्रोडक्ट भी बन के सबस्ट्रेट से मिलके कोलिन और एसिटिक एसिड। अब ये जब बन जाते हैं यानी ACH हो गया बेकार। अब बताओ एंटी कोलिनेस्टेरेस का मतलब क्या हुआ। एंटी कोलिनेस्टेरेस का मतलब हुआ कि ये सारा प्रोसेस रोक दो भाई, नहीं बनने देना है, क्योंकि अगर ये बन गया ACH डिग्रेड हो गया इसका मतलब, और जब ACH डिग्रेड हो गया तो बाइंड होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी केमिकल जब रिसेप्टर से बाइंड होता है तो उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, लॉक एंड की मॉडल होना चाहिए ताकि वो अच्छे से बाइंड हो सके। और जब ACH डिग्रेड हो गया इस कोलिनेस्टेरेस के एंजाइम के द्वारा तो वो कहाँ कर पाएगा, है ना। तो इसलिए एंटी कोलिनेस्टेरेस ड्रग देते हैं ताकि ये एंजाइम पे एक ढाल बना ले, कवर बना ले, ठीक है। और जब ये कवर बन जाएगा तो अब ये रिएक्शन नहीं होंगे, एसिटिल कोलिन एंजाइम से रिएक्ट नहीं करेगा और ACH आराम से जाके रिसेप्टर पे बाइंड कर पाएगा। गाइस कुछ इस तरह से समझो इस चीज़ को, ठीक है। इनडायरेक्ट को रिवर्सिबल और रिवर्सिबल में बांटा गया। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ रिवर्सिबल इनवर्सिबल को समझाने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक मूवी आप देखते हो, उस मूवी में क्या दिखाता है कि एक हीरो रहता है, वो हीरोइन को बचाने के लिए क्या करता है, गोली अपने ऊपर खा लेता है ना, ऐसा होता है। और उसी में एक साइड हीरो भी होता है जो ओवर एक्टिंग करता है, तो वो भी इस तरह से ही कुछ करता है, बचाने के लिए गोली खा लेता है। तो इस तरह समझो कि एक ही लड़की है और उसको बचाने के लिए 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, ये हमारा मेन हीरो है और ये हमारा साइड हीरो है। तो अब जब गोली में मारूंगा, व्हेन आई फायर द बुलेट, तो हीरो जब आएगा इस लड़की के सामने एंड इसको कवर कर लेगा तो एक गोली खाएगा, 2 भी खा सकता है, 3 भी खा सकता है, यानी लड़की को गोली नहीं खाने देगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स है गाइस, ठीक है।
ये एक बहुत ही मजबूत कॉम्प्लेक्स है कि वो गोली, जितनी भी गोली वो मार रहा है वो अपने सीने पे ले ले रहा है। सो इसको हम स्ट्रॉन्ग कहते हैं। ये होता है इरिवर्सिबल, उसका साथ नहीं छोड़ना, कॉम्प्लेक्स नहीं तोड़ना, ठीक है। तो दिस इज इनरिवर्सिबल। ओके, अब यही साइड हीरो आता है तो क्या करता है, एक ही गोली की आवाज़ से ही भाग जाए, या फिर एक गोली खा ले, दूसरी गोली खाने की उसकी बस की बात ही नहीं है। तो इसको हम कहेंगे वीक, यानी रिवर्सिबल, ठीक है। अब बताओ, रिवर्सिबल है तो बहुत ही छोटी शॉर्ट एक्टिंग के लिए हो गया, मतलब एक गोली खाया, काम खत्म, लेट गया वो, तो ये हो गया शॉर्ट एक्टिंग। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल, इसको हम वीक कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम प्रोस्थेसिस कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, शॉर्ट एक्ट जो दूसरा हीरो है, जो छोटा मोटा हीरो है, वो क्या करता है, उसको बचाने के लिए आएगा, लेकिन एक ही गोली खाने के बाद सो जाएगा। दिस इज प्रोस्थेसिस। और ये है वीक, इसको ही हम रिवर्सिबल कहते हैं गाइस। सो वीक में अब ड्रग्स आपको मैंने बताया थी। और एक हीरो जो मेन हीरो है वो क्या कर रहा है, सारी गोली अपने सीने पे ले रहा है। दैट्स द स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, इरिवर्सिबल। इसको हम स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसको हम कोलिन स्ट्रेस रीएक्टिवेटर कहते हैं, बिकॉज ये कोलिन स्ट्रेस को रीएक्टिवेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है बार बार। सो कोलिन स्ट्रेस रीएक्टिवेटर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पे ध्यान देना, जो कॉम्प्लेक्स बन रहा था वो कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहा है। तो इस तरह से इसके दो ड्रग्स पे आ गए। अब ये कहानी से आपको आराम से याद हो जाएगा कि इनडायरेक्ट एक्टिंग में कैसे रिवर्सिबल इनरिवर्सिबल ड्रग्स काम करते हैं। तो दिस इज कोलिनर्जिक अगोनिस्ट ड्रग्स। अब बारी बारी से सभी के मैकेनिज्म एक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा नहीं, इसके मैकेनिज्म एक्शन तो आपको पढ़ना नहीं, डायरेक्ट एक्टिंग है, बहुत सिंपल सा आपको इसका याद हो जाएगा, बस आप रिसेप्टर याद कर लेना। बाकी इनडायरेक्ट एक्टिंग का जो भी है मैं आपको लेके आता हूँ और बताऊँगा आसानी से। तो ठीक है, मिलते हैं 1 मिनट में। तो गाइस, बच्चे कुछ ड्रग्स थे जिनके मोड्स ऑफ एक्शन देखने हैं। तो मैंने जैसे बोला था कि इसके मोड्स ऑफ एक्शन उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है और आपको लोकेशन फंक्शन रिसेप्टर से ही याद हो जाएंगे। तो जो भी थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ, हल्का हल्का जान लो तो क्या आइडिया मिल जाए कि कैसे आएंगे, क्या कैसे आपको समझना होगा उस मैकेनिज्म एक्शन। कोलिनर्जिक अगोनिस्ट ड्रग में हमने रिवर्सिबल और इस सारी चीज़ों के बारे में देखा। रिवर्सिबल को मैंने बताया था एक साइड हीरो के हिसाब से, जिससे मैंने बताया था कि वो शॉर्ट एक्टिंग का होगा, और इरिवर्सिबल मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग होगा, जो एक मेन हीरो होगा, जो एक आपकी गर्लफ्रेंड को नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को बचाएगा। तो कोलिनर्जिक अगोनिस्ट ड्रग्स में रिवर्सिबल में फाइसोस्टिग्मिन है, नियोस्टिग्मिन है, एंड देन इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट को मैंने बता दिया, सिर्फ इतना ही है। फाइसोस्टिग्मिन में इसका नेचर, काइनेटिक्स, एडीआर देख लेते हैं। नेचर है एल्कोलॉइड्स का, साइकोस्टिग्मा वेरिनोसम से मिलता है, और सबसे पहली ड्रग है ये जो यूज़ की गई थी ग्लाइकोमा में, यूज़ की गई थी, सबसे पहली ड्रग है ये। तो फाइसोस्टिग्मिन इज फर्स्टली यूज इन द केस ऑफ ग्लाइकोमा। काइनेटिक्स, काइनेटिक्स की बात करें तो ऑनसेट ऑफ एक्शन का 5 मिनट है, ड्यूरेशन एक्शन 45 से 60 मिनट तक है। क्रॉस कर सकते हैं बीबीबी को, यानी ब्लड ब्रेन पैकेट को। एडवर्स इफेक्ट देखो, एडवर्स इफेक्ट ज़्यादातर सेम देखने को मिलेगा, रैशेस, ब्लड विजन, ड्राउजीनेस, वॉमिटिंग, हेडेक, तो आप जान ही रहो। नियोस्टिग्मिन का देखिए, नियोस्टिग्मिन का नेचर है क्वाटिनेरिक का अमोनियम कंपाउंड। काइनेटिक्स है ओरली दे सकते हो, और ड्यूरेशन एक्शन 80 से 30 मिनट के आसपास होता है। एक बात फाइसोस्टिग्मिन की मैं और बता देता हूँ, फाइसोस्टिग्मिन में आ जाओ भाई। एक बात छूट गई थी कि ये जो इसकी जो प्रेजेंस है वो क्रिस्टलाइन में होती है, यानी क्रिस्टल्स के रूप में होता है, और ये क्रिस्टल्स कलरलेस होते हैं। पर जब भी ये खुले में रखे जाते हैं तो हवा आती है, तो हवा के कारण से क्या होता है, ये पिंक कलर में चेंज हो जाते हैं। तो मैंने यही बताया कि क्रिस्टलाइन कलरलेस होते हैं, पर व्हेन द कांटेक्ट ऑफ एनी एयर एक्सपोजर्स देन कन्वर्ट इनटू द पिंक, ठीक है। आगे जो ड्रग है वो है ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट देखिए, इसका नेचर है साइनोबैक्टीरिया, जितने भी साइनोबैक्टीरियास होते हैं उनसे ऑब्टेन किया जाता है ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड को, ठीक है। काइनेटिक्स का स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे ये थोड़ा सी लाइटली काम कर रहे थे, थोड़ी सी शॉर्ट एक्टिंग में करते हैं, ये हाई एक्टिंग में करते हैं। और पॉइजनिंग अगर हो गया, मतलब ये एक्टिंग ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो यानी इसका एक्शन ज़्यादा हो गया, ये एसीएच को बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाने लगा, तो कोलिनर्जिक एक्शन रिस्पॉन्सेज भी बहुत तेज जाएंगे, जिसके कारण से काफ़ी चीज़ें इफेक्ट हो जाएंगी। जैसे मेयोसिस इफेक्ट हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बीपी बहुत कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, रिस्पायरेटरी पैरालिसिस भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ रिस्पायरेटरी पैरालिसिस देयर आर लैक ऑफ O2 एंड
न्यूट्रिएंट्स, सिंपल सी बात को तो O2, जब O2 की कमी तो भाई डेथ होना ही है, और O2 सप्लाई नहीं हुआ ब्रेन में तो कोमा तो आएगी। सो ये सारी चीज़ आपको बता ही दी, ठीक है। तो हो गया हमारा कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग के बारे में। अब बचा है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, क्योंकि अब कम था तो ज़्यादा कर दिए दवा से, अब ज़्यादा हो गया तो कम कर देते, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। लेक्चर करीब 15-16 मिनट का हो गया होगा, तो काफ़ी बड़ा हो गया होगा। तो मैं अब स्टॉप करता हूँ और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय।